हेलो गाइज एंड वेलकम बैक। गाइज आज का जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोविड में बहुत सारे लोगों ने वैक्सीनेशन करवाई और उसके बाद ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत सारे लोगों में मैंने अभी रिसेंटली देखी है। मेरे खुद की एक रिलेटिव मैम है, उनको भी ये दिक्कत आई है। तो हो सकता है कि आपकी भी आसपास घर पड़ोस में या किसी को भी घर में ऐसी दिक्कत आई हो। अभी हम लोगों ने कोविड के बाद से बहुत सारे लोगों ने वैक्सीन ली, तो वैक्सीन का आप लोगों ने देखा होगा कि 2 डोज लगे और दोनों डोज यहाँ पर शोल्डर पे, यानी कि हमारी डेल्टोइड मसल जो हमारी यहाँ की मांसपेशी होती है उसको हम डेल्टोइड मसल बोलते हैं। और उस डेल्टोइड मसल पे ही हमको जो हमारे वैक्सीन के शॉट्स थे, जो इंजेक्शन थे वो लगाए गए। और बहुत सारे लोगों को उसके बाद फिर पेन हुआ, कुछ लोगों ने शोल्डर इस्तेमाल नहीं किया, कुछ लोगों को उसके बाद में बहुत पेन बना रहा। तो ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो गई और अभी रिसेंटली मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जिन लोगों को उसके बाद भी वो जो पेन है वो बरकरार रहा और आगे बना रहा। तो ये कंडीशन हुई क्यों, इसके बारे में हम इस वीडियो में आज डिस्कस करने वाले हैं। अब गाइस सबसे पहले मैं बता दूं कि जो हमारे कंधे का जो पूरा राउंड यहाँ पे सर्कल बनता है, आप लोगों ने बॉडी बिल्डर्स को देखा होगा कि उनका पूरा शोल्डर जो रहता है वो पूरा गोल गोल से दिखता है। इसमें असल में जो मसल्स होती है वो होती है डेल्टोइड मसल। और अगर किसी भी कारण की वजह से ये डेल्टोइड जो मसल होती है, डेल्टोइड मांसपेशी होती है, ये अगर किसी कॉन्ट्रैक्चर में चली जाए या फिर फाइब्रोज हो जाए, यानी कि टाइट हो जाए किसी वजह से हम इसको इस्तेमाल नहीं कर पाए लगातार, तो फिर ये क्या होता है, अपने साइज़ में धीरे धीरे डिक्रीज करने लग जाती है और फिर हमारा हाथ जो है वो बहुत ही ज़्यादा पतला दुबला लगने लग जाता है ऊपर की तरफ से, जिसकी वजह से हम लोगों को फिर आगे हाथ साइड में उठाने में, सामने की तरफ उठाने में और हाथ को पूरी तरीके से इस्तेमाल करने में दिक्कत आने लग जाती है। अब इन दिक्कतों का कारण क्या क्या है हम वो डिस्कस कर लेते हैं। अब गाइस डेल्टोइड की जो कॉन्ट्रैक्चर डेवलप हो रहे हैं, इसके 3 मेन कॉज हो सकते हैं। वैसे तो इसके बहुत सारे कॉज हैं। पहला तो देखिए प्रेशर स्ट्रीम है, यानी कि अगर हम किसी भी एक तरफ करवट लेके सोते हैं या किसी भी एक शोल्डर पे बहुत ज़्यादा टिकते हैं और उसके ऊपर लगातार प्रेशर आ रहा है, तो हो सकता है कि डेल्टोइड मसल अंदर से डैमेज हो रही है और वो फाइब्रोसिस में जाने लग जाए। तो एक कारण तो ये है। दूसरा कारण इसका गाइज होता है कि कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन है किसी ड्रग्स की वजह से, यानी कि आपने कोई इंजेक्शन लिया और उसकी वजह से आपको कोई ड्रग्स वगैरह आपको जो थी वो इन्फेक्ट कर गई, तो आपको वहाँ पर थोड़ा सा फाइब्रोसिस डेवलप हो गया। और तीसरा मेन कारण जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कि कोविड-19 की जो वैक्सीन हमें लगी है, वैक्सीन लगने के बाद बहुत सारे लोगों को शोल्डर में पेन हुआ, मुझे भी हुआ था। और उसके बाद फिर लोगों ने मसल्स को इस्तेमाल नहीं किया। कुछ लोगों की जो मसल गर्थ थी, यानी कि मसल का जो साइज़ था वो छोटा था, तो कभी कभी किसी को आपने इंजेक्शन लगाया, हो सकता है कि उनको बोन में या बोन्स के और मसल्स के बीच में वो इंजेक्शन लग गया हो, तो उन लोगों को आगे दिक्कत आ रही हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण बन गया है कि डेल्टोइड कॉन्ट्रैक्चर, अभी रिसेंटली मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जिसके अंदर डेल्टोइड कॉन्ट्रैक्चर मुझे मिला है। तो अब इसके आगे क्या क्या होता है और फिर आपको क्या दिक्कत होती है, इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, उस बारे में बात कर लेते हैं। अब गाइस सबसे पहले बात करते हैं कि डेल्टोइड कॉन्ट्रैक्चर होने की वजह से आपको क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस क्या क्या मिलेंगे। तो मैं क्लिनिकल प्रेजेंटेशन बता दूं कि जो भी कोई पेशेंट आपके पास डेल्टोइड कॉन्ट्रैक्चर लेकर आएंगे, वो आपको बताएंगे कि हमने इंजेक्शन लगवाया था या हम लोगों ने वैक्सीन लगवाई और उसके बाद से फिर हम लोगों को पेन रहा और हमने पेन को हमने पेन में हमारा शोल्डर इस्तेमाल नहीं किया, जिसकी वजह से अब वो पेन लगातार बना हुआ है। तो उस पेन को बने रहने की वजह से वो अब अपना शोल्डर जो है वो साइड में उठा नहीं पा रहे हैं, या शोल्डर को सामने की तरफ नहीं उठा पा रहे हैं, या वो इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेशन नहीं कर पा रहे हैं। इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन नहीं करने का कारण ये है कि डेल्टोइड तो उनका इफेक्ट हुआ ही, साथ साथ में उन्होंने जो हमारा रोटेटर कफ मसल्स होते हैं, जो 4 मसल्स होते हैं, उसको भी कम इस्तेमाल किया, तो वो भी थोड़ा सा एट्रोफिड हो जाते हैं और फिर डेल्टोइड कॉन्ट्रैक्चर की वजह से, पेन होने की वजह से वो ज़्यादा मूवमेंट नहीं करते। अब इस पेन का जो मूवमेंट है वो हो सकता है कि वो अपने शोल्डर को होल्ड करने के लिए नेक मसल्स को भी इस्तेमाल कर रहे हो, तो उनको नेक में भी पेन आ सकता है। और उसके साथ साथ जो वो अपना एल्बो और पूरे जो ट्राइसेप्स होते हैं, बाइसेप्स होते हैं, इसको भी पूरी तरीके से हैंड को होल्ड करने में इस्तेमाल कर रहे हो, तो हो सकता है कि उनको ट्राइसेप्स पेन हो। और बाइसेपिटल जो हमारा यहाँ पे ऊपर ग्रूव होता है, जहाँ से हमारा टेंडन पास होता है लॉन्ग हेड और बाइसेप्स ब्रेकिए का, वहाँ से भी हो सकता है कि उनको पेन आ रहा हो। तो ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ जब कभी भी आप उनसे बोलेंगे कि वो फोर्सफुल जो चेस्ट हम लोग मतलब जो आर्म है उसका हम लोग एबडक्शन कराएंगे या सामने फोर्स लगवा के उनसे बोलेंगे कि आप फोर्स लगाइए, तो आपको थोड़ा विंगिंग ऑफ स्कैपुलर देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक तरफ का जो स्कैपुलर मूवमेंट्स है वो कम हुए हैं, तो वहाँ की मसल्स थोड़ी सी वीक हो जाएंगी, ये आपको देखने को मिल सकता है। स्किन में आपको ये हो सकता है कि अगर आप स्किन को बाहर से देखें तो आपको कुछ डिम्पल या वहाँ पर जो मसल्स हैं आप दोनों तरफ से बायलेटरली चेक करेंगे, एक तरफ की मसल्स को दूसरी तरफ की मसल्स को, तो आपको उसमें वीकनेस देखने को मिल सकती है या छोटा साइज देखने को मिल सकता है। इसके अपोजिट में ये भी हो सकता है कि उनको स्वेलिंग बनी हुई हो, क्योंकि वो मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, तो मसल्स वहाँ से पूरा सर्कुलेशन पूरा मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको वहाँ पर स्वेलिंग देखने को मिले, जो कि आप बाद में अगर IFT वगैरह इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है कि उसके अंदर से वो स्वेलिंग धीरे धीरे कम हो जाए।
इसके बाद अगर आप उनको पाल्पेट करने की कोशिश करेंगे तो आपको फिर टेंडन, जो आप टेंडन बोल रहा हूँ, अगर आप पाल्पेट करेंगे तो आपको जो पूरा डेल्टॉइड का कोर्स होता है, जो हमारी डेल्टॉइड मांसपेशी है, उसके पूरे के पूरे कोर्स में यहाँ पे पूरे शोल्डर में आपको टेंडरनेस फील होगी। टेंडरनेस मैंने इसके पहले भी वीडियो में बताया कि छूने पे दर्द होता है, इसको हम टेंडरनेस बोलते हैं। तो टेंडरनेस यहाँ भी मिलेगी, हो सकता है हाथ के पीछे टेंडरनेस मिले, हो सकता है कि यहाँ पर शोल्डर के बिल्कुल जॉइंट पे आपको हड्डी के आसपास भी टेंडरनेस मिले, क्योंकि मूवमेंट नहीं हो रही है तो कैप्सूल धीरे धीरे टाइट हो रहा है। अंदर का कैप्सूल भी टाइट होगा तो फिर मूवमेंट में आगे और भी दिक्कत आ सकती है। इसके साथ साथ जो हमारा शोल्डर होता है उसका फंक्शन हम लोग नहीं कर पाते हैं। इंटरमस्कुलर इंजेक्शन लगते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग फिर हमारे बॉडी को सेव करने के लिए हम लोग हैंड को मूव नहीं करते। तो डेल्टॉइड कॉन्ट्रैक्चर में ये भी देखने को मिलेगा कि हम लोगों के हैंड मूवमेंट नहीं होने की वजह से हम लोग को शोल्डर का पेन शोल्डर जॉइंट में भी आने लग गया है और फिर कैप्सूल भी टाइट होने लग जाती है। कुछ डायबिटीज़ के पेशेंट अगर आपके पास आएंगे तो आपका सबसे पहले ध्यान ये जा सकता है कि हम उनसे पूछ लें कि डायबिटिक तो नहीं है, वरना फिर आप डायरेक्ट फ्रोजन शोल्डर के बारे में सोचेंगे। आपको फ्रोजन शोल्डर नहीं सोचना है एकदम से पहले, आप पहले पूछ लें कि उनको कोई रीसेंट इंजेक्शंस तो नहीं लगे हैं या वैक्सीन की डोज तो नहीं लगी है। और उसके बाद तो ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने वैक्सीन की डोज लगवाई है और उसके बाद ही उनको डेल्टॉइड कॉन्ट्रैक्चर अभी डेवलप हो रहे हैं। तो आपको अगर ये चीज़ समझ में आ रही है कि ऐसा हो रहा है तो आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना है। और मैंने आपको बताया कि पूरा जो पेन है वो नेक से लेके शोल्डर में और पूरा आर्म में भी आ सकता है और पूरा हैंड वो मूव नहीं करेंगे। और अगर जैसे आपने उनको थोड़ा सा मसल जो टेंशन होती है, हमारा जो हैंड है वो बॉडी पे वेट रहता है, ग्रेविटी उसको नीचे पुल करती है, तो हमारी जो मसल्स रहती हैं वो भी क्या करती हैं कि उस पूरे आर्म को होल्ड करने के लिए हमारी पूरी डेल्टॉइड मसल, बाइसेप्स, पीछे से ट्राइसेप्स और हमारी जो रोटेटर कफ की मसल्स होती हैं, ये पूरे आर्म को होल्ड करने के लिए काम करती रहती हैं। तो फिर इनके अंदर कंटिन्यू टेंशन क्रिएट हो जाता है, जिस टेंशन की वजह से जो हमारी मसल्स हैं उसमें लगातार फिर पेन बना रहता है। इसमें अगर पेशेंट पूरा फुल बॉडी रेस्ट नहीं देता है, अगर पूरा आर्म रेस्ट नहीं देगा, तो फिर लगातार वो जो टेंशन रहेगा वो कंटिन्यू बना रहेगा और लगातार फिर पेशेंट को वो पेन बना रहेगा। हो सकता है कि वो 2 महीने 4 महीने, मैंने ऐसे केसेस भी देखे कि जिसमें उन्होंने एक बार इंजेक्शन लगवाया या एक वैक्सीन लगवाई और 6 महीने तक उनको लगातार वो पेन हुआ है। और फिर धीरे धीरे करके जब फिजियोथेरेपी करवाई उन्होंने, तो धीरे धीरे करके उनको उसका जो असर है वो धीरे धीरे कम हुआ और फिर उनकी मसल्स को ट्रेनिंग दी गई, जब जाके वो नॉर्मल हुआ। तो अब इसके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के ऊपर हम बात कर लेते हैं। सो इस ट्रीटमेंट में सबसे पहले तो प्रिवेंशन के बारे में बात करते हैं। प्रिवेंशन यानी कि डेल्टॉइड कॉन्ट्रैक्चर को बचाया कैसे जा सकता है। देखिए, डेल्टॉइड कॉन्ट्रैक्चर को बचाने का सबसे एकमात्र उपाय तो यही है कि आप जो बेमतलब लगने वाले इंजेक्शन हैं उनको ना ही यूज़ करें। हम लोगों को वैक्सीन लगी है, वो मुझे समझ में आता है कि वैक्सीन की वजह से केसेस आ रहे हैं, मगर कुछ लोग होते हैं जिन लोगों को कोई भी मेडिकेशन है या कुछ भी होता है, किसी भी थोड़ी सी बीमारी होती है, तो वो जाके इंजेक्शंस लगवा लेते हैं, क्योंकि इंजेक्शंस डायरेक्टली इंट्रामस्कुलर लग रहा है तो जल्दी बॉडी में घुल जाता है। तो वो लोग सोचते हैं कि इंजेक्शन ही लगवा लें। तो आपको इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन से बचना है। बहुत बार आपको ये नहीं सोचना है कि डेल्टॉइड मसल है तो उसके बस इंजेक्शन लगाते जाएं। तो अननेसेसरी जो भी इंजेक्शन आप लगवाते हैं वो आपको रोकना है। दूसरा, इसका क्योर क्या होता है। अब देखिए, क्योर ये है कि फिजियोथेरेपी से तो आप इसको हील कर सकते हैं। मैं पहले थोड़ा सर्जिकल पार्ट पे आ जाता हूँ। सर्जिकल पार्ट में क्या होता है, जहाँ पर भी फाइब्रोटिक बैंड्स बन जाते हैं, यानी कि इंजेक्शन लगाने के बाद अगर कहीं पे भी पूरी मांसपेशी में फाइबर्स बन गए हैं, टाइट हो गई है, मसल्स मूव नहीं कर पा रही है, तो फिर एक सर्जरी होती है जिसके अंदर फिर वो जो फाइबर्स होते हैं उनको कट शॉर्ट कर दिया जाता है। फिर धीरे धीरे करके आपकी मसल्स वापस से हील अप हो जाती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। मगर वो फाइब्रोटिक जो वहाँ पे फाइबर्स होते हैं उनको कट शॉर्ट करके हटाया जाता है या उनका एक्सीजन किया जाता है और फिर वहाँ पर ये जो केसेस होते हैं, इन केसेस में फिर हील अप देखने को मिलती है। इसका फिजियोथेरेपी में कैसे आपको इसका ट्रीटमेंट करना है। अब देखिए, अगर फिजियोथेरेपिस्ट के पास आप आएंगे तो फिजियोथेरेपिस्ट आपकी सारी मूवमेंट्स करा के देखेंगे, स्पेशल टेस्ट लगा के देख लेंगे। हो सकता है कि आपको थोड़ा सा एक्टिव मूवमेंट, पैसिव मूवमेंट, स्ट्रेचिंग वगैरह करवा के देखें। अगर आपकी वैक्सीन के बाद, मैं फिजियोथेरेपिस्ट के लिए बोल रहा हूँ कि आप लोगों को ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में क्या करना है, इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। आपको सबसे पहले पेशेंट का देखना है कि पेन कहाँ है, क्योंकि हम लोग का मेन प्रायोरिटी का काम रहता है कि हम लोग पेन कंट्रोल करें। तो आप पेशेंट को IFT लगाइए, आप मसल्स को रिलीज मत करिए, क्योंकि प्रोटेक्टिव स्पाज्म अगर क्रिएटेड है और अगर आपने उनको हीट थेरेपी दी और मसल्स और लूज हो गई तो पेन और इंक्रीज हो जाएगा। तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये गड़बड़ है, ये ट्रीटमेंट नहीं देना है। तो आपको स्टार्टिंग में हीट थेरेपी नहीं देनी है। आप IFT यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि IFT जो रहेगा वो थोड़ा सा न्यूरोमस्कुलर न्यूरॉन्स पे भी काम करेगा, तो पेन कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। आप आइसिंग उनको दे सकते हैं। ये मैंने, क्योंकि प्रैक्टिकल मैंने किया हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि IFT और जो आइसिंग है, ये स्टार्टिंग के केस में भी, भले ही वो क्रॉनिक कंडीशन है, मगर पेन कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। तो सबसे पहले आपने कोशिश करना है कि जो हमारी ऊपर की अपर ट्रेपेजिस मसल्स हैं, आपको इनको
लूज़ करना है, आपको इनकी स्ट्रेचिंग करानी है, इनको थोड़ा सा मैनुअल करके आपको इनको लूज़ करना है। जब आपका नेक मसल्स चला जाएगा तो फिर आपको जो एल्बो के साइड से हमारा जो पेन है, आपको एल्बो की मूवमेंट्स बना के रखनी है ताकि एल्बो की मूवमेंट्स धीरे धीरे करके नॉर्मल हो जाए। फिर हमारा मेन काम यहाँ पर रहेगा शोल्डर पे डेल्टोइड का, बाइसेप्स का, ट्राइसेप्स का और हमारी जो रोटेटर कफ मसल्स है उनका। तो फिर आपको स्टार्टिंग में पेशेंट को आईएफटी कंटिन्यू देते रहना है, उनको बोलना है कि वो आइसिंग करते रहें और इसके बाद आप उनको पेन फ्री रेंज में आप मूवमेंट्स करवाइए। पेन फ्री रेंज में मूवमेंट्स कराने के लिए इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन यानी कि हाथ को अंदर और बाहर की तरफ घुमाने का काम लगभग 10-10 बार, दिन में जितनी बार वो रिपीट कर पाए उतनी बार। और अगर वो कोई नीची जगह पर बैठे हुए टेबल पे तो हैंड को पूरा सपोर्ट करके अंदर और बाहर की तरफ आपको इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन कराना है। इसके साथ साथ अगर कोई पेशेंट है जिनको डेल्टोइड का आपको एक्सरसाइज करानी है तो डेल्टोइड की एक्सरसाइज कराने के लिए फिर आपको क्या करना है कि पेशेंट को बोलना है कि वो लेट जाएं। अब मान लीजिए कि मेरे पीछे बेड है तो मुझे अब अपने हैंड को उठाने के लिए साइड में जब मैं अगर अपने हाथ को उठाऊंगा तो मुझे ग्रेविटी में काम नहीं करना पड़ रहा है, ग्रेविटी एलिमिनेटेड है, तो मैं साइड में ये उठा सकता हूँ, इसमें मुझे कम पेन आएगा। फिर उसके साथ साथ अगर मैं साइड लाइन में यानी कि मैं करवट में आ जाऊं तो मान लीजिए कि ये पीछे बिस्तर है और मैं करवट में लेटा हुआ हूं तो फिर मुझे हाथ को सामने उठाने में भी आसानी होगी। तो आपको ये भी 10-10 बार करना है, यानी कि आपको इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन ऐसे भी और फिर सामने हाथ उठाना है और साइड में हाथ को उठाना है और कोशिश करनी है कि आप उसी रेंज में उठाएं जिस रेंज में आपको पेन नहीं हो रहा हो। आपको पेन को प्रोवोक नहीं करना है, आपको पेन को बढ़ाना नहीं है। तो पेन जितना आपका कम होते जाए आप उस रेंज में काम करते जाइए। उसके बाद फिर आपको डेल्टोइड की स्ट्रेचिंग करनी रहेगी। तो डेल्टोइड की स्ट्रेचिंग करते समय थोड़ा बहुत पेन आ सकता है क्योंकि फाइब्रोसिस हो जाता है अगर, तो फिर हम लोगों को थोड़ा पेन आता है, मगर मैं आपको उसकी स्ट्रेचिंग बता देता हूँ कि आपको स्ट्रेचिंग कैसे करनी है डेल्टोइड की। सो गाइस डेल्टोइड की स्ट्रेचिंग और मैं बता देता हूँ। अब डेल्टोइड की स्ट्रेचिंग करने के लिए क्या है देखिए मैं बताता हूँ। जो मसल है डेल्टोइड की वो पूरा शोल्डर कवर करी हुई रहती है, तो उसके एंटीरियर फाइबर्स होते हैं, मिडिल फाइबर्स होते हैं और पोस्टीरियर फाइबर्स होते हैं। तो आपको इनको कैसे स्ट्रेच करना है, आपको हाथ को सामने रख के दूसरे शोल्डर की तरफ लेकर आना है, एक हाथ से पकड़ना है और आपको खींचना है, तो आपको पीछे की तरफ स्ट्रेच फील होगा। और दूसरा डेल्टोइड को स्ट्रेच करने का तरीका ये रहता है कि आप जो अपना हैंड है इसको जितना हो सके पीछे की तरफ उठाने की कोशिश करें, तो आपके जो आगे के फाइबर्स हैं ये स्ट्रेच होंगे, ठीक है। और फिर ये दोनों स्ट्रेचिंग जब आप करेंगे तो ऑलमोस्ट डेल्टोइड के सारे जितने फाइबर्स होते हैं ये स्ट्रेच हो जाते हैं। ये स्ट्रेचिंग करने के बाद जो भी फाइबर्स जो है कॉन्ट्रैक्शंस डेवलप हो रहे होंगे या हुए होंगे वो स्ट्रेच होंगे, तो हो सकता है कि आपको पेन आए, मगर आपको ये जो फाइबर्स जो फाइब्रोसिस हुआ है इसको ब्रेक करना रहेगा। ये इनिशियल कंडीशंस में अगर आप कर लेंगे तो थोड़ा बहुत पेन के साथ आपको ये फाइब्रोसिस ब्रेक हो जाएगा और आप नॉर्मली हील हो जाएंगे। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर अगर डेल्टोइड की फाइब्रोसिस चली जाएगी मसल्स या टाइट हो जाएगी बहुत ज़्यादा, तो फिर आपको सर्जिकल प्रोसीजर पे जाना पड़ेगा। और हम फिजियोथेरेपिस्ट एज अ फिजियोथेरेपिस्ट हम ये कोशिश नहीं करते हैं कि किसी भी पेशेंट को कभी भी कोई सर्जिकल प्रोसीजर पे जाना पड़े। हम कोशिश करते हैं कि एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग और जो भी हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं हम उन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके आप लोगों को कोशिश करके कि सर्जरी पे ना जाना पड़े और आप लोग एक्सरसाइज वगैरह से ठीक हो जाएँ। तो आपको फिर ये स्ट्रेचिंग करनी है। मैंने आपको एक्सरसाइजेज बताई हैं कि आपको अंदर बैठ के नॉर्मल जिस भी हाथ में पेन है उस हाथ में पेन फ्री रेंज यानी कि दर्द नहीं हो उस रेंज में अंदर बाहर की तरफ घुमाना है और फिर आपको हाथ को इस तरफ से घुमाना है, ठीक है। उसके साथ साथ फिर आपको अपने हैंड को स्ट्रेच करने के लिए इधर स्ट्रेच करना है और फिर आपको हैंड को पीछे की तरफ भी जितना हो सके पीछे की तरफ लेके जाना है और पीछे की तरफ स्ट्रेच करने की कोशिश करनी है, तो आगे के फाइबर्स भी स्ट्रेच हो जाएंगे। ये स्ट्रेचिंग बेसिक एक्सरसाइजेज हैं जो आप घर पे खुद से कर सकते हैं। अगर आपको शोल्डर में पेन है वो भी किसी इंजेक्शन लगवाने की वजह से या वैक्सीन लगवाने की वजह से, तो आप आइसिंग करिए, हीट थेरेपी अप्लाई मत करिएगा। और अगर आपके मसल्स टाइट हो रहे हैं या आपको ऐसा लग रहा है कि कॉन्ट्रैक्चर डेवलप है तो आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाइए। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं और अभी आजकल बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ों को महसूस किया है। तो अगर आप लोगों के साथ भी ऐसी कुछ भी चीज़ हुई हो या किसी ने आपको ऐसी कोई कंप्लेन करी हो तो आप उनको ये वीडियो शेयर करिए, उनको बोलिए कि आप ये वीडियो देखें। कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे चैनल पर मेरा फ़ोन नंबर डला हुआ है, आप मुझसे फ़ोन लगा के कंसल्ट कर सकते हैं। और आपको घर पे और क्या चीज़ें करनी रहती हैं या फिजियोथेरेपिस्ट को और कैसे क्लिनिकल ट्रीटमेंट में क्या चीज़ें डिसाइड कर रही हैं, कैसे पता चलेगा कि क्या करना है क्या नहीं, तो उसके लिए फिजियोथेरेपिस्ट मुझसे कॉल करके पूछ सकते हैं। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए। इस वीडियो को जो भी नीडी लोग हैं उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाइए, उन लोगों से शेयर करिए कि भाई ऐसा कर लो आप और इस तरीके से एक्सरसाइजेस करना है। कुछ भी आगे दिक्कत आएगी तो आप क्लिनिक पर विजिट करिए या किसी फिजियोथेरेपिस्ट से ज़रूर मिलिए।
सो गाइस ये वीडियो यहीं तक थी। आप इसको लाइक कीजिए, जितने लोग हो सकता है उन लोगों से शेयर करिए, क्योंकि ये चीज़ हम लोगों ने, सभी लोगों ने डेल्टॉइड पे वैक्सीन तो खाई ही है। मैंने भी खाई है, 2 डोज हो चुके हैं मेरे भी। हाँ 2, मतलब मैं लेट था मगर हो गए मेरे 2 डोज। सो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जितना हो सकता है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।